हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। आज हम पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए देखते हैं। इसमें पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आद ऐतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको भी हम पढ़ चुके। दूसरा है हमारा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे आद ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम फिलहाल पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आद ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता और इस कहा जाता है। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई में हुई थी। यानी कि यह जायसी वाली बात है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता तो ज़रूर किसी नदी पर ही होगी, और नदी का नाम सिंधु है, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। जब हड़प्पा की खुदाई चल रही थी तो इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन इसकी खुदाई नहीं हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता शहरी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मैसन ने, नाम याद रखिए, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। इन्होंने खुदाई नहीं की थी, इसकी सिर्फ और सिर्फ जानकारी दी थी। सन 1921 ईस्वी में सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, जो सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, वो उनके समय में राय बहादुर शाहिनी ने हड़प्पा की खोज की। सर जॉन मार्शल तो इनके महानिदेशक थे, उनसे नीचे जो राय बहादुर शाहिनी थे, उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। इन्होंने खुदाई चालू करवाई थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो देखते हैं। इसकी उत्तरी सीमा जो मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ तक इसकी फैली हुई है। इसकी पश्चिमी सीमा है हमारी सुत्का गेंडोर, जो बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इसकी पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में क्या दिया है। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन मात्रात्मक था और समाज 4 वर्गों में विभक्त था। यानी मात्रात्मक, क्योंकि माता की पूजा करते थे वो किसी, और समाज जो था वो 4 वर्गों में विभक्त था। पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा था श्रमिक और चौथा था व्यापारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। भोजन। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यानी कि वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। हरी सब्जियां भी खाते थे और जानवरों का शिकार कर कर भी खाते थे। शवाधान प्रणाली। अब इनकी शवाधान प्रणाली क्या थी। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो 3 प्रकार से अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। पहला था पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान ये क्या होता है। मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। यानी मृतक जो थे उन्हें वो गड्ढा खोद कर उसमें दफना देते थे, उसके बस। और दूसरा जो था आंशिक शवाधान। इसमें क्या होता था, मृतक शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी खा लेते तो उनकी हड्डियों को दफना देना। यानी कि किसी मृतक शरीर को वो जंगल में रख देते थे, उसके बाद जो पशु पक्षी, शेर, चीता उसे खा लेते थे, तो उनकी जो अस्थियां, जो हड्डियां बचती थीं, उनका
वो अंतिम संस्कार करते थे और ज़मीन में दफना देते थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा दाह संस्कार, मृतक शरीर को जलाने की परंपरा, जो हमारे हिंदू धर्म में आज तक मृतक शरीर को जलाने की परंपरा चली आ रही है, वही है। अब हमारा आ गया नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के सबसे प्राचीनतम नगर हैं। जो सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर हैं वो विश्व के सबसे प्राचीनतम नगर हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़, जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो स्थल हैं, इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ये पक्की ईंटों के मकान इनमें बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता में जो मकान की दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। आजकल के दरवाजे अपनी सड़क पर खुलते हैं, वो सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर होते थे। दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की जो गलियां थीं उनमें खुलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो सिंधु सभ्यता की जो सबसे चौड़ी सड़क है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में है वो सड़क, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 10 मीटर थी। 10 मीटर यानी कि 30 फीट होगी इसकी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे, और मकान जो बनाए जाते थे उनमें 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोईघर, स्नानघर, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय मिले हैं। जो उनके मकान थे मोहनजोदड़ो के, उनमें क्या मिला है, आंगन मिला है, रसोई घर मिला है, स्नानघर मिला है, और कुएं मिले हैं तथा कुछ बड़े बड़े शौचालय मिले हैं। ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं, वहीं पर ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है हड़प्पा। इसकी खोज सन 1921 ईस्वी में इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, जो इनके खुदाई के वो थे, तो दयाराम साहनी ही थे। उन्होंने यह रावी नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। जो दयाराम साहनी थे उन्होंने करवाई थी। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान है उसमें स्थित है, रावी नदी के तट पर। यहाँ से मिली वस्तुएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला क्या मिला था, श्रमिक आवास। दूसरा मिला था अन्नागार। तीसरा मिला था लकड़ी का ताबूत। चौथा मिला था RH-37 कब्रिस्तान मिला था। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का जो दूसरा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में है। यह जो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना ज़िला है, जो उसमें स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं मिली हैं। नंबर 1 पहला क्या मिला है, पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, विशाल स्नान घर मिला है, गृह। नंबर चौथा मिला है घर में कुआं। पाँचवा मिला आदि शिव की मूर्ति मिली है। नंबर 6 है सबसे चौड़ा सड़क मिला है। नंबर 7 है कांसे की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। नाचती हुई कोई महिला थी, उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है चहूदड़ो। इसकी खुदाई अब आ गया हमारा चहूदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की, और वर्तमान में यह सिंधु नदी के पर पाकिस्तान में स्थित है। अगर एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु नदी कहाँ पर है, तो हमें याद रखना है सिंधु नदी पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, और यह औद्योगिक शहर है। यहाँ पर औद्योगिक काम होता है, निरे कारखाने वगैरह होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। नंबर 1 क्या मिला, लिपस्टिक। नंबर 2 मनके और गुड़िया।
नंबर 3 है शीशा। नंबर 4 कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह वर्तमान पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। अगर पेपर में कभी आ जाए कि सतलज नदी कहाँ पर है तो हमें पता कि पंजाब में स्थित है। आगे यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया, यह नवपाषाण काल में ऐसे ही सब बुर्जों में मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीवी लाल ने की थी। वर्तमान में यह राजस्थान में घंगर नदी के किनारे पर स्थित है। एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। घंगर नदी कहाँ पर है तो राजस्थान में है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। नंबर 1 क्या मिला? हल से जोते हुए खेत मिले हैं, उनके निशान मिले हैं। अलंकृत ईंट मिली है, हवन कुंड मिले हैं और चूड़ी मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें याद करने के लिए, समझाने के लिए वैसे कुछ है नहीं, लेकिन याद करते रहिए अपना। लोथल सभ्यता का उत्खनन, जो लोथल थी इसकी सभ्यता, इसका उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे पर स्थित अहमदाबाद ज़िले, जो गुजरात में पड़ता है, में करवाया था। जो अहमदाबाद ज़िला है जो गुजरात में पड़ता है उसमें करवाया था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। पहला हुआ था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। दूसरा हुआ तो घर के दरवाजे सड़कों की ओर नाम और मिलते थे। घर के दरवाजे थे वो सड़कों की ओर मिलते थे। और कभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? SR राव ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह हड़प्पा की खोज हुई थी तो उस समय भी सिंधु सभ्यता का खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि, इसमें भाव चित्रात्मक थी। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसकी लिपि तो मिल चुकी है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, तो इसीलिए इसकी लिपि, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आदि ऐतिहासिक काल की है और आदि ऐतिहासिक काल में जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी। सैंधव भाषी विश्व में कपास के उत्पादक थे। जो सैंधव, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो निवासी थे, वो कपास के उत्पादक थे। कपास में बहुत ज़्यादा माहिर थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडन रख दिया, जिसका अर्थ है सैंधव वासियों की उपज। यानी कि जो सैंधव वासी थे वो कपास में अधिक उपज करते थे, इसलिए उन्होंने सैंधव वासियों की उपज रख दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, तो इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्योंकि जब कोई कृषि भी करेगा और पशुपालन भी करेगा तो जाहिर सी बात है वो व्यापार ही करेगा, तो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है? इस सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। जो इस सभ्यता के लोग हैं उन्हें माप तौल से परिचित थे, यानी कि माप तौल सब आता था। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, क्योंकि उस समय पर लोहे की खोज नहीं हुई थी, वो लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन जो निकले हैं उन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। जो रंगे जाते थे तो लाल कलर के रंगे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिलते हैं, शेर के चित्र नहीं मिले। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें बहुत से जानवर के चित्र मिलते हैं, कुत्ता के, बिल्ली के, लेकिन शेर के चित्र अभी तक नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जो सेल खड़ी थी उसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था मोहरों को बनाने में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। अगर एग्जाम में कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस प्रकार की पद्धति अपनाई थी,
तो जाहिर सी वाली बात है, आपको बता सकते हैं ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके 3 मुख वाले देवता हैं की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जैसी वाली बात आप बता सकते हैं बनमाली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। जो रंगपुर और लोथल था वहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि वो धान की खेती भी करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो शब्द का अभिप्राय है, वर्णित शब्द, उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी, यानी कि वो अधिकतम गेहूँ और जौ की उपज ज़्यादा किया करते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, कल हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो धन्यवाद।